हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पहुंच चुके हैं भाई यूनिट नंबर 6 के लेक्चर नंबर 6 के अंदर। ठीक है, कल तक हमने रिग्रेडेशन तक की बात कर ली थी इससे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखी तो पहले उनको देख लीजिए। और आज हम बात करेंगे भाई किसकी, आज हम बात करेंगे लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण। ठीक है ना। तो देखो, जो लवण प्रभावित मृदाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। और मेरी तरफ से आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, यहां से आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन मिलेगा और आपको कंपटीशन एग्जाम जेट आईसीआर में भी क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है ना। क्या क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, टॉपिक्स को पढ़ते हैं भाई लाइन टू लाइन। देखना, बहुत सारे छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान देकर आप उनको अंडरलाइन करना। एग्जाम में एज इट इज यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं पहले टॉपिक की। तो रासायनिक दृष्टि से लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण यूएस लवणता प्रयोगशाला ने इस प्रकार किया। वर्गीकरण किसने किया, यूएस प्रयोगशाला ने। ठीक है ना, यूएस लवणता प्रयोगशाला ने इसका वर्गीकरण किया। और कितने भागों में बांटा, इसको 3 भागों में बांटा। सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका लवणीय। तो यूएस ने इसको पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट को क्या बोला भाई, पहले टाइप को क्या बोला, लवणीय मृदा, जिसको क्या बोलना है, सैलाइन सॉइल्स। ठीक है ना। देखो, अब अमेरिकी वैज्ञानिक हिलगार्ड ने इनको क्या बोला, व्हाइट एल्कली सॉइल। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखना। अमेरिकी वैज्ञानिक हिलगार्ड ने लवणीय मृदाओं को क्या कहा, व्हाइट एल्कली सॉइल। ठीक है ना। और एक वैज्ञानिक और था जिसका नाम था गैद्रोइस। और गैद्रोइस कैसा वैज्ञानिक था, रूस का था, रूसी वैज्ञानिक। तो रूसी वैज्ञानिक गैद्रोइस ने इनको क्या बोला, सोलोन चाक सॉइल। क्या बोला, सोलोन चाक सॉइल। तो 2 यहां से क्वेश्चन बन गए कि लवणीय मृदाओं को अमेरिकी वैज्ञानिक हिलगार्ड ने क्या कहा, व्हाइट एल्कली सॉइल। और दूसरा आपसे पूछ ले, लवणीय मृदाओं को रूसी वैज्ञानिक गैद्रोइस ने क्या कहा। तो गैद्रोइस ने क्या कहा भाई, गैद्रोइस ने आपको बोला सोलोन चाक सॉइल। क्या बोला, सोलोन चाक सॉइल। या इस तरीके से भी आपको पूछ सकता है कि व्हाइट एल्कली सॉइल, यानी व्हाइट एल्कली जो सॉइल है वो नाम आपको किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आप बोलोगे अमेरिकी वैज्ञानिक हिलगार्ड ने। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ ले कि सोलोन चाक सॉइल किस वैज्ञानिक ने नाम दिया, तो आप बोलोगे रूसी वैज्ञानिक गैद्रोइस ने। और किन के लिए दिया, लवणीय मृदाओं के लिए दिया। बात याद आ गई आपको। तो यहां से ये 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और अब समझते हैं कि लवणीय मृदा की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन से आपको यहां पर क्वेश्चन मिल सकता है और मिल भी चुका है, बोर्ड ने यहां से क्वेश्चन पूछ रखा है भाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले लवणीय मृदा की परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा क्या है, वे मृदाएं जिनमें 25 डिग्री सेल्सियस, ये 24 को काट के यहां पे 25 डिग्री सेल्सियस कर लेना। जो भी डेफिनेशन है वो किसके, रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस पर दी गई थी। ठीक है ना। तो वे मृदाएं जिनमें 25 डिग्री सेल्सियस पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्स, विद्युत चालकता कितनी हो, 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्स से अधिक होती है। विनिमय सोडियम प्रतिशतता, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, विनिमय सोडियम प्रतिशतता कितनी होगी भाई, 15% से कम होगी। ठीक है ना, 15% से कम होगी। और पीएच के मान 8.5 से कम हो तो ऐसी मृदाओं को आप क्या कहोगे, लवणीय मृदा कहोगे। क्या बोला भाई, क्या बोला, एक बार दोबारा से रिकॉल करो कि जो संतृप्त निष्कर्ष है, जो मृदा का संतृप्त निष्कर्ष है, उसकी विद्युत चालकता कितनी हो, 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्स से अधिक, ज्यादा। ठीक है ना। विनिमय सोडियम प्रतिशतता कितना हो, 15% से कम। कितना हो भाई, 15% से कम। और आपको एक चीज और बच गई, पीएच मान भी कैसे हो, 8.5 से कम। तो अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, देन वो आपकी मिट्टी क्या होगी भाई, लवणीय मृदा। ठीक है। तो विद्युत चालकता को लिख लेते हैं, कितनी हो, 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्स से, एक सेकेंड, मीटर इनवर्स से अधिक। ठीक है ना। ये जो साइन लगा रखा है इसका मतलब इसकी वैल्यू कम है, यहां अधिक होनी चाहिए। और ऐसा साइन लगा दूं तो मतलब यहां वैल्यू आगे आपकी कम होनी चाहिए। जो इधर वैल्यू रखी है वो तो आपकी ज्यादा है, जो इधर वैल्यू रखी है वो आपकी कैसी है, कम है। ठीक है। देखो अब बात करते हैं, क्या बोला मैंने कि जो विद्युत चालकता है वो 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्स से कैसी हो, ज्यादा। ठीक है। और आपकी जो विनिमय सोडियम प्रतिशतता है वो कैसी हो, 15% से कम। और दूसरी बात क्या बोली कि जो आपके पीएच मान है वो भी कैसे हो, 8.5 से कम। तो अगर ये 3 कंडीशन है तो ऐसी मिट्टी आपकी कैसी होगी, लवणीय मृदा कहलाएगी। ठीक है। चलो बात करते हैं और इस लवणीय मृदा में किस किस तरीके के आयन उपस्थित होंगे। ठीक है। तो पहले देखो क्या बोला है यहां पर, इन मृदाओं में, एक सेकेंड,
यहां पर क्या बोला है भाई कि जो इन मृदाओं में सबसे ज्यादा जो आपका आयन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, सोडियम मिलेगा, Na+ मिलेगा, ठीक है। दूसरा कैल्शियम आयन भी आपका पाया जाएगा, साथ में आपके मैग्नीशियम आयन भी मिलेंगे, और जल में घुलनशील क्लोराइड तथा सल्फेट के लवण भी होते हैं। यानी इनमें जो सॉल्ट मिलेंगे वो आपके मुख्यतः कौन सा मिलेगा, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको NaCl मिल सकता है, सोडियम क्लोराइड। अब आपको पता है नमक में Na+ भी आ जाएगा और Cl- भी आ जाएगा। और आपको क्या मिल सकता है भाई, सोडियम सल्फेट मिल सकता है, Na2SO4 मिल सकता है। तो आपको पता है सल्फेट आयन भी आ गया, SO4 2- और Na+ आयन भी आ जाएगा। और आपको क्या मिल सकता है, कैल्शियम सल्फेट मिल सकता है, कैल्शियम क्लोराइड मिल सकता है। इस तरीके से कुल मिला के आपको मैग्नीशियम क्लोराइड मिल सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट मिल सकता है। तो इस तरीके से आपको Na+ मिल जाएगा, Mg2+ मिल जाएगा, कैल्शियम 2+ मिल जाएगा, और Cl- और SO4 2- यानी ये आपके लवण आपके पाए जाएंगे, ठीक है। और ये कब पाए जाएंगे, जब विद्युत चालकता कितनी हो, 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से ज्यादा, विनिमय जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है वो कितना हो, 15% से कम, और जो पीएच के मान हो वो कितने हो, 8.5 से कम। ये 3 कंडीशन फुलफिल है तो आपकी जो मिट्टी है वो कैसी होगी, लवणीय मृदा। समझ में आ गया पूरा स्टेप। दूसरे पर चलते हैं, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं क्षारीय मृदाओं की, ठीक है। दूसरा टाइप देखो भाई, क्षारीय मृदाएं, ठीक है। क्षारीय मृदाओं को इंग्लिश में क्या बोला है, सोडिक और एल्कली सॉइल्स। क्या बोला है, सोडिक और एल्कली सॉइल। तो यहां पे एक नया वर्ड मिल गया आपको, सोडिक, इसको याद रखना। आपसे पूछ ले सोडिक मृदाएं क्या हैं, ठीक है ना। तो सोडिक मृदा का मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है, क्षारीय मृदा के बारे में बात कर रहा है। और आपसे एल्कली सॉइल पूछ ले कि एल्कली सॉइल क्या है भाई बताओ, तो एल्कली का मतलब भी किससे है, क्षारीय से है, ठीक है ना। तो या तो आपको सोडिक सॉइल बोल दे या आपको एल्कली सॉइल बोल दे, दोनों का मतलब क्या है भाई, क्षारीय मृदा, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्षारीय मृदा की डेफिनेशन क्या है देखो। अब यहां पर अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे और एक जो रूसी के जो वैज्ञानिक थे, जो रूसी वैज्ञानिक थे, कौन से, गैद्रोइज, इन दोनों ने क्या है अलग अलग नाम दिए थे, ठीक है। अमेरिकी वैज्ञानिक ने क्षारीय मृदाओं को क्या कहा, ब्लैक एल्कली सॉइल, ब्लैक एल्कली सॉइल। जबकि आपको पता है लवणीय मृदा को क्या बोला था इन्होंने, व्हाइट एल्कली सॉइल। जबकि क्षारीय मृदा को क्या बोला, ब्लैक एल्कली सॉइल, ठीक है। ये किसने बोला, अमेरिकी वैज्ञानिक हिलगार्ड ने। और रूसी वैज्ञानिक कौन था, गैद्रोइज, उसने क्या बोला भाई, गैद्रोइज ने इनको सोलोनेट्स बोला। क्या बोला, सोलोनेट्स, स्पेलिंग आप देख सकते हो, सोलोनेट्स के नाम से संबोधित किया, ठीक है। तो गैद्रोइज ने सोलोनेट्स बोला और इन्होंने क्या बोला भाई, इन्होंने बोला आपको ब्लैक एल्कली सॉइल। तो देखो जब भी गैद्रोइज का नाम आया ना, एस आ रहा है, यहां पे देखा आपने सोलोनेट्स आ रहा है, और वहां पर देख लो वहां पे भी क्या था, सोलोन चाक सॉइल। तो जहां एस आ रहा है तो वहां नाम किसने दिया है, गैद्रोइज ने। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जीएस, जीएस का मतलब जो गैद्रोइज है उसका जो नाम आएगा वो किससे स्टार्ट होगा, एस से। तो लवणीय मृदा के लिए तो क्या हो गया, सोलोन चाक सॉइल, और आपका जो क्षारीय मृदा है उसके लिए क्या हो गया, सोलोनेट्स, ठीक है ना। ये देख लो स्पेलिंग आप, सोलोनेट्स, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब बात करते हैं किसकी, डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होगी इनकी देखना भाई, ठीक है। वही 3 पॉइंट आएंगे। 3 पॉइंट कौन कौन से, पहला तो आपकी जो विद्युत चालकता है वो आएगी डेसीसाइमन मीटर इनवर्स में। दूसरा आपका जो विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, उसका देखेंगे। तीसरी बात क्या देखेंगे अपन, पीएच देखेंगे, ठीक है ना, कि पीएच के मान कहां से कहां तक है। तो बात करते हैं भाई पहले देखो डेफिनेशन की। वे मृदाएं जिनमें 25 डिग्री सेल्सियस पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से कम होती है, वहां पर लवणीय मृदा में कैसी थी, ज्यादा थी, यहां पर कैसी थी, कम थी। देखो एक बार हम है ना तीनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर तीनों की डेफिनेशन को हम एक नीचे चार्ट में एक सारणी में भी उसको क्रमबद्ध कर देंगे, और बुक में भी आपको इस तरीके से दे रखा है। पहले तीनों की डेफिनेशन समझाइए, फिर बुक में उनको एक सारणी बना के क्या कर दिया, मेमोराइज करने के लिए आपको आसान रहे, इस वजह से उसको एक छोटा रूप दे दिया। तो उसको हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उन मृदाओं का नाम लिखिए जिनमें विनिमयशील सोडियम की प्रतिशतता 15% से अधिक हो, ठीक है ना, जो विद्युत चालकता है वो 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से कम हो, और जो पीएच के मान हो वो 8.5 से लेके 10 तक हो। तो बताइए ऐसी मिट्टी को क्या कहेंगे, तो आप आंसर दोगे ऐसी मृदा को क्या कहेंगे, क्षारीय मृदा कहेंगे। इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछ भी लिया गया है, ठीक है ना। जो आपके प्री बोर्ड के एग्जाम लगते हैं ना, आपके प्री बोर्ड के, तो प्री बोर्ड का पेपर अगर आप 2020 का देखोगे तो प्री बोर्ड जो आपको आरबीएससी नहीं दिया था, तो उसमें आपको साफ साफ इस तरीके का
आपको क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है तो मैं उसको अपलोड भी कर दूंगा, उससे भी आप उसको देख सकते हैं कि प्री बोर्ड का पेपर किस तरीके से आया था, ठीक है। देखते हैं भाई, चलो बात करते हैं डेफिनेशन की कि वे मृदाएं जिनमें 25 डिग्री सेल्सियस पर मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से कम, विनम्यशील सोडियम प्रतिशतता 15% से अधिक और जो पीएच के मान है वो 8.5 से लेके 10 के बीच हों तो ऐसी मिट्टी को क्या कहेंगे? क्षारीय मिट्टी कहेंगे। और आप मुझे बताओ कि मिट्टी के अंदर क्षारीय गुण सबसे ज्यादा किस आयन की वजह से होते हैं? तो आप बोलोगे कि सर सोडियम आयन की वजह से जो क्षारीय गुण है वो सबसे ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे देखो, अब अगर आपकी क्षारीय मृदा है तो जाहिर सी बात है कि सोडियम आयन की वहां पर प्रधानता ज्यादा होगी, अधिकता उसकी ज्यादा होगी, ठीक है ना। देखो देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट पैरा देखो, इन मृदाओं में विनिमय संकीर्ण सोडियम आयन से संतृप्त रहता है। वही बात आ गई भाई कि इनमें जो आपके जो मृदा के कण हैं वहां पर अधिकता किसकी होगी? सोडियम आयन की अधिकता होगी। तो सोडियम की संतृप्ति कैसी होगी? ज्यादा होगी, सीधी सीधी बात है। इन मृदाओं में सोडियम कार्बोनेट्स की अधिकता होती है। तो कुल मिला के सोडियम कार्बोनेट्स आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसमें क्या आ रहा है? सोडियम ही आयन आ रहा है ना। तो क्या बोला हमने कि इन मृदाओं में सोडियम कार्बोनेट्स की अधिकता होती है, इसलिए इन मृदाओं को क्या कहते हैं भाई? सोडिक कहते हैं, क्योंकि सोडियम आयन की अधिकता होती है क्षारीय मिट्टी में। तो सोडियम आयन की अधिकता होने से इनका नाम क्या रख दिया गया? सोडिक मृदा रख दिया गया, ठीक है, समझ गए। तो जहां भी सोडिक मृदा की बात करें सीधा सीधा माइंड में डाल दो कि सोडिक का मतलब सोडियम आयन की अधिकता, और सोडियम आयन अधिक किसमें होगा? क्षारीय मिट्टी में होगा। तो कुल मिला के सोडियम मृदा सोडिक मृदा की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये क्षारीय मृदा की ही बात कर रहा है। समझ गए बात को? आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है देखना भाई, इन मृदाओं में पर्याप्त मात्रा में विनिमय सोडियम पाया जाता है। तो इनमें पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता है भाई? एक्सचेंजेबल सोडियम मिलता है, ठीक है, जिससे मृदा का पीएच मान बढ़ जाता है। जिससे जो मृदा का पीएच मान है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि क्षारीय गुण बढ़ेंगे, तो क्षारीय गुण बढ़ेंगे तो मिट्टी का पीएच मान भी बढ़ेगा, ठीक है। आगे क्या बोला? जिससे मृदा की भौतिक संरचना खराब हो जाती है और फसल की वृद्धि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जब भाई मिट्टी के क्षारीय गुण बढ़ जाएंगे तो मिट्टी की भौतिक संरचना बिगड़ जाएगी। पहले तो मिट्टी बढ़िया दानेदार संरचना में थी, अब उसकी संरचना बिगड़ गई। तो संरचना बिगड़ जाने से पोषक तत्वों की भी जो उपलब्धता है वो भी प्रभावित होगी भाई पीएच से। अपन पहले पढ़ चुके हैं कि पीएच पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी प्रभावित करता है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को भी प्रभावित करता है। तो पीएच बढ़ जाने से इन सब में क्या हो जाएगा? एक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, जिससे हमारी जो फसल है वो कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। यानी हमें जो उपज प्राप्त होगी वो भी कैसी होगी? कम प्राप्त होगी। समझ गए बात को? अगली बात करते हैं अपन तीसरे पॉइंट की, और ये क्या है भाई? लवणीय क्षारीय मृदाएं, ठीक है ना। इस तीसरे पॉइंट को भी आप अच्छे से समझो, ठीक है। फिर इसकी एक समरी करके ये जो नीचे टेबल आ रही है उसको अपन क्लियर करेंगे। चलो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट है हमारा लवणीय क्षारीय मृदाएं, ठीक है ना। देखना भाई, इसकी डेफिनेशन देखना। तो वे मृदाएं जिनकी 25 डिग्री सेल्सियस पर जो संतृप्त निष्कर्ष की जो विद्युत चालकता है वो कितनी हो? आपकी 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से ज्यादा हो। विद्युत चालकता आपकी 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से ज्यादा हो। विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता कितनी है उसको भी देख लेते हैं। ये भी आपकी 15% से अधिक हो, और जो मिट्टी का पीएच है वो 8.5 से अधिक हो। अगर ये तीनों कंडीशन है, अब देखो इसमें तीनों ही ज्यादा है, ठीक है ना। आपने देखा तो इसमें विद्युत चालकता भी 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से ज्यादा है, और आपने विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता देखा तो वो भी 15% से ज्यादा है, और अगर आपने इसमें पीएच मान देखा तो वो भी 8.5 से कैसा है? ज्यादा है। तो जो तीनों कहानी, अगर आपके तीनों पॉइंट ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं तो समझ जाना वो मिट्टी क्या है? आपकी लवणीय क्षारीय मृदा है। समझ गए ना भाई बात को? अब देखो थोड़ा सा क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि ज्यादा किसमें ज्यादा है किसमें कम है। अगर इसमें गलती करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार क्रम को हम बढ़िया से सारणी से समझ लेते हैं, ठीक है। इन मृदाओं की विशेषता निम्न सारणी में दर्शाया गया है, ठीक है। चलो सारणी को एक बार देख लेते हैं जिससे तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूं आपके लिए। देखो सारणी आपको साफ साफ दिख रही है। बात करते हैं भाई पहली, देखो पहली जो मिट्टी का टाइप है वो कौन सा है? लवणीय मृदा है। तो लवणीय मृदाओं में जो विद्युत चालकता है वो कितनी है? 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से ज्यादा। फिर इसके बाद आप लिख लो क्षारीय मृदा, फिर आप देख लो लवणीय मृदा, ठीक है। तो पहले में ज्यादा, दूसरे में कम, तीसरे में ज्यादा।
ज्यादा कम ज्यादा, ठीक है, समझ गए। इसमें 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से ज्यादा। क्षारीय मिट्टी की बात करूं तो 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से कम, और लवणीय क्षारीय मिट्टी की बात करूं तो 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से ज्यादा। तो समझ गए, पहले ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा, इस तरीके से हो गया। और विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता देखें तो पहले में क्या है, कम, पहले में कम, दूसरे में ज्यादा, तीसरे में ज्यादा, ठीक है। और अगर मैं आपकी पीएच मान की बात करूं तो पीएच मान को देखो, पहले में कम 8.5 से कम, दूसरे की अगर मैं फिक्स बात करूं तो 8.5 से लेकर कहां तक थे, 10 तक थे। हमने पढ़ा था ना क्षारीय मृदा में कि जो पीएच मान है वो 8.5 से लेकर 10 तक है, ठीक है। और अगर हम लवणीय क्षारीय मृदा की बात करें तो 8.5 से ज्यादा, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर पूरी सारणी को मैं एक क्रम में मेमोराइज करूं तो कैसे याद रखोगे आप, पहले तो तीनों के नाम लिखोगे, लवणीय क्षारीय और लवणीय क्षारीय मृदा। पहले करोगे 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से ज्यादा, फिर कम फिर ज्यादा। फिर अगर विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता की बात आए तो कम ज्यादा ज्यादा, और अगर इसी तरह आपको पीएच मान की बात आए तो कम ज्यादा ज्यादा, समझ गए। पहले 8.5 से कम, फिर 8.5 से 10 तक होता है, 8.5 से कुल मिला के ज्यादा ही है, और फिर 8.5 से ज्यादा। तो कैसे याद रखोगे, बता दिया तरीका आपको, इस तरीके से आप याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। इस ऑर्डर को याद रखना कि पहले आपको ज्यादा रखना है, फिर आपको कम रखना है, फिर आपको ज्यादा रखना है। अब एक बार पहले आपने ज्यादा रख दिया तो अगला वाला रख देना कम, तो फिर हो गया आपको दूसरी लाइन पता है कि कम ज्यादा ज्यादा, और सेम टू सेम इसी को तीसरी लाइन में रिपीट कर देना, कम ज्यादा ज्यादा, ठीक है। तो इससे आपको तीनों की जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे से याद हो जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो माइंड में कंफ्यूजन एक बार क्रिएट हो गया तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। और तीसरे में आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि लवणीय क्षारीय मृदाएं तो तीनों की वैल्यू कैसी होगी, आपकी ज्यादा होगी, ठीक है ना। 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से ज्यादा है विद्युत चालकता। विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता की बात करूं तो 15 से ज्यादा है, और अगर मैं पीएच मान की बात करूं तो 8.5 से ये कैसे हैं, ज्यादा है। समझ में आ गया भाई, पूरी सारणी समझ में आ गई। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है हमारा विद्युत चालकता, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। इसको देखो भाई, विद्युत चालकता किसमें नापते हैं अपन, किसमें नापते हैं भाई, डेसीसाइमन मीटर इनवर्स इसकी यूनिट है वर्तमान में, ठीक है ना। पहले और यूनिट से भी नापते थे, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब क्या है विद्युत चालकता का यहां पर, कि जो आपका जो मृदा विलयन है, जो मृदा है आपका, उसमें कितने लवण आपके घुले हुए हैं। भाई जो चालकता दिखाएंगे वो कौन दिखाएंगे, लवण ही दिखाएंगे, आयन ही दिखाएंगे। Na+ हुआ, Cl- हुआ, तो कितने आयन उसके अंदर घुले हुए हैं, इसका कैलकुलेशन ही आप किससे करते हो, विद्युत चालकता से करते हो, ठीक है। अब क्यों करते हो, क्योंकि हमको पता है कि अगर लवण ज्यादा होंगे कम होंगे तो हमारे पीएच के मान बदलेंगे, और अगर हमारे पीएच के मान बदलेंगे तो हमारी जो कृषि उपज है वो हमारी कैसी हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, या हमें उपज कम प्राप्त होगी। तो इस वजह से हम मिट्टी के अंदर विद्युत चालकता के मान भी क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, जिससे हमें लवणों का पता चलता है, लवणों से हमें पीएच का पता चलता है, और पीएच के ऊपर ही हमारी डिपेंड करती है क्या, कृषि की उपज। समझ गए आप पूरी कहानी को। चलिए बात करते हैं ईसी की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अर्थात विद्युत चालकता से ज्ञात होता है कि मिट्टी और पानी में घुलनशील लवण की सांद्रता कितनी है। वही बात आ गई भाई, विद्युत चालकता से क्या ज्ञात होता है आपको, कि मिट्टी और पानी में आपके घुलनशील लवणों की सांद्रता कितनी है, ठीक है। इसे कंडक्टिविटी ब्रिज से मापा जाता है। कोई आपसे पूछ ले कि विद्युत चालकता का मापन किससे करते हैं, तो आप बोलोगे इसका मापन कंडक्टिविटी ब्रिज से करते हैं, ठीक है। आगे इसकी उपयोगिता फसलों के लिए यह है कि भूमि में एक सीमा से अधिक पदार्थ बढ़ जाए तो फसलों की पैदावार अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। वही बात अभी अभी जो हमने कही थी कि अगर लवणों की मात्रा बढ़ जाए, लवणों की सांद्रता बढ़ जाए तो फसल की पैदावार अच्छे से नहीं हो पाती। इस वजह से हम विद्युत चालकता के मानों को ज्ञात करते हैं। समझ गए बात को। आगे देखो, इसलिए सामान्य फसलोत्पादन के लिए ईसी की जानकारी आवश्यक है। इसलिए आप फसल का उत्पादन करना चाहते हो तो आपको विद्युत चालकता की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखो, इसको पेज को थोड़ा सा पहले छोटा कर देता हूं। चलो हाँ भाई, ये आ गया देखो। ईसी का मतलब विद्युत चालकता को वर्तमान में किससे नापते हैं भाई, वर्तमान की बात करूं तो डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से अपन इसको नापते हैं, ठीक है ना। डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से अपन इसको नापते हैं। इससे पहले ईसी को किस में नापते थे, मिली महोज प्रति सेकंड मीटर में, ठीक है ना। मिली महोज प्रति सेंटीमीटर में, सेकंड मीटर नहीं सेंटीमीटर में, ठीक है ना। सीएम इनवर्स सेंटीमीटर में अपन इसको नापते थे। तो देखना यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्होंने देख रखी है मैथमेटिकल, उसको भी देख लो एक बार। एक साइमन बराबर क्या होता है, या आप इसको सीमेंस भी कह सकते हो, सीमेंस साइमंस बात एक ही है, ठीक है ना। एक साइमंस बराबर क्या होता है, एक महोज। क्या होता है भाई, एक महोज। और एक महोज बराबर क्या होता है, 1000 मिली महोज। एक महोज बराबर क्या होता है, 1000 मिली महोज, ठीक है ना।
अब अगर एक डेसीसाइमन की बात करूं तो एक डेसीसाइमन आपको पता है, डेसी जहां पर आ जाता है वहां का उसका मतलब क्या है, 10⁻⁻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 ⁻
कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, यानी 1 डेसीसाइमन बराबर क्या हो जाएगा? 100 मिलीमोहोस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 100 मिलीमोहोस हो जाएगा। अब अगर हम 1 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स की बात करें, ठीक है ना, मीटर इनवर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? 100 मिलीमोहोस मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे डेसीसाइमन क्या था आपका? 100 मिलीमोहोस, तो डेसीसाइमन मीटर इनवर्स क्या हो जाएगा? 100 मिलीमोहोस मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, और आपको पता है कि मिलीमोहोस मीटर इनवर्स को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो मीटर इनवर्स बराबर क्या होता है? मीटर इनवर्स बराबर होता है 10⁻⁻² सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर मैं मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करना चाहूं तो मुझे 10⁻⁻² से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। और यहां पर क्या है? 100 का मतलब क्या है? 10⁻+2। अरे 2 जीरो आ रही है ना, तो 2 जीरो का मतलब ऊपर 2 लगा दो, 10⁻2 और 10⁻−2, तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगी, यानी क्या बचेगा आपका? आपका केवल बचेगा 1 मिलीमोहोस सेंटीमीटर इनवर्स। तो कुल मिला के अब अगर आपसे मैं बोलूं कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई आप जो विद्युत चालकता को अन्य किस इकाई से आप माप सकते हो? तो आप कहोगे कि मिलीमोहोस प्रति सेंटीमीटर से हम नाप सकते हैं। दूसरा आपसे क्या क्वेश्चन कर दे कि 1 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स बराबर कितना मिलीमोहोस सेंटीमीटर इनवर्स होता है? तो आप बोलोगे 1 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स बराबर 1 मिलीमोहोस सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, समझ गए बात को? क्या बोलोगे कि 1 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स बराबर 1 मिलीमोहोस सेंटीमीटर इनवर्स होता है। और अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में ना पूछ के मीटर इनवर्स में पूछे तो आप क्या कह दोगे कि 100 मिलीमोहोस मीटर इनवर्स के बराबर होता है। तो कुल मिला के आपको जो लाइन याद रखनी है भाई, वो ये नीचे वाली आपको लाइन याद रखनी है। ठीक है, आप ऊपर वाली भी याद रख सकते हो कि 1 साइमन बराबर क्या होता है? 1 मोहोस, और 1 मोहोस बराबर क्या होता है? 1000 मिलीमोहोस। समझ के बात को? तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लो, और अगर आपने पेन कॉपी ले रखी है तो एक बार आप इसको नोट करो भाई। देखो अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, विनिमय सोडियम प्रतिशतता। समझना भाई, विनिमय सोडियम प्रतिशतता है क्या? ठीक है, मिट्टी के कणों के ऊपर जितना सोडियम प्लस आयन चिपक के बैठा हुआ है उसी को अपन क्या कहेंगे? विनिमय सोडियम प्रतिशतता। क्योंकि वो जो आयन मिट्टी के ऊपर अधिशोषित है वही क्या करेगा? विनिमय करेगा, धनायनों के साथ क्या करेगा? आदान प्रदान करेगा। तो कहने का मतलब कि जो मृदा के कॉलॉइड्स हैं, जो मिट्टी के कण हैं, उनके ऊपर कितना सोडियम प्लस आयन आपका अधिशोषित है उसकी मात्रा को ही हम क्या कहेंगे? विनिमय सोडियम प्रतिशतता। या दूसरे वर्ड में आप ऐसे भी कह सकते हो कि जितनी धनायन विनिमय क्षमता हो रही है, जितनी धनायनों का विनिमय हो रहा है, उसमें कितना हिस्सा आपके सोडियम आयन का है उसे ही आप क्या कहोगे? विनिमय सोडियम प्रतिशतता। समझ गए बात को? देखो इसको निकालते कैसे हैं उसका फॉर्मूला भी एंड में आपको मिलेगा, और एग्जाम में 1 नंबर का आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है डायरेक्ट कि विनिमय सोडियम प्रतिशतता का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है। ध्यान से समझना बात को। ठीक है, पूरे पैराग्राफ को पहले पढ़ते हैं लाइन टू लाइन, क्योंकि सारी बातें भाई इन पैराग्राफों में ही लिखी हुई है। ठीक है ना, कोई भी अलग से आपको ज्ञान नहीं है, जो यहां पर बुक में आपको लिख रखा है वही आपको क्लियर कट बस समझ में आना चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात आपको आएगी नहीं। ठीक है, चलो बात करते हैं विनिमय सोडियम प्रतिशतता की। देखना भाई इसको, देखो ईएसपी का तात्पर्य क्या है? किसी मिट्टी में मिट्टी के कणों के ऊपर चिपकी हुई विनिमय सोडियम की मात्रा है। वही मैंने बता दिया आपको कि मृदा के कणों के ऊपर चिपके हुए सोडियम आयन, विनिमय सोडियम आयन की जो मात्रा है उसी को क्या कहते हैं? विनिमय सोडियम प्रतिशतता। ठीक है, या ईएसपी मृदा विनिमय जटिल से सोडियम संतृप्ति अंश, अर्थात मृदा की संपूर्ण धनायन विनिमय क्षमता का जितना प्रतिशत विनिमय सोडियम द्वारा धारित है उसे ही आप क्या कहोगे? विनिमय सोडियम प्रतिशतता। तो अगर आप दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो यहां से लिखो, मृदा की संपूर्ण धनायन विनिमय क्षमता का कितना प्रतिशत हिस्सा विनिमय सोडियम द्वारा धारित है, इसे ही हम क्या कहते हैं? विनिमय सोडियम प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, आगे की बात करें, आगे क्या बोल रखा है? पैराग्राफ को थोड़ा ऊपर करते हैं। देखो, अच्छी मृदा में कणों के ऊपर कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन,
तथा सोडियम आदि लवणों की संतुलित मात्रा होती है। यानी अगर आपकी मिट्टी की भौतिक संरचना बढ़िया है, पीएच मान भी ठीक ठाक है, उदासीनता की तरफ है, ठीक है, तो वहां पर आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, हाइड्रोजन, इनके आयनों की जो मात्रा है वो एक संतुलित अवस्था में होती है, ठीक है ना। किसके अंदर? उदासीन मृदा के अंदर, या आप ऐसे कह सकते हो अच्छी मृदा के अंदर, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बोला है, परंतु ऊसर या क्षारीय मिट्टी में सोडियम की मात्रा कणों के ऊपर काफी अधिक बढ़ जाती है। तो अगर आपकी ऊसर या क्षारीय मृदा है, तो हमें पता है क्षारीय मृदा में क्षारीय गुण सोडियम आयन की वजह से होते हैं, तो क्षारीय मिट्टी के अंदर या ऊसर मिट्टी के अंदर आपके सोडियम आयनों की अधिकता होती है, ठीक है, जिससे पीएच का मान अधिक हो जाता है। और अगर क्षारीय मिट्टी है, सोडियम आयन बढ़ रहा है, तो पीएच के मान भी कैसे हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, ठीक है। और मृदा का विनिमय सोडियम 15% या इससे अधिक होने के कारण फसलों का उत्पादन प्रभावित होता है। और आपको पता है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि क्षारीय मिट्टी का जो पीएच मान था वो 8.5 से लेके 10 तक था। कहने का मतलब 8.5 से कैसा था? ज्यादा था। तो पीएच के मान भी बढ़ जाने से मृदा की भौतिक संरचना खराब होगी, फसल उत्पादन आपका कम हो जाएगा, ठीक है, फसल उत्पादन आपका प्रभावित होगा। अब देखो इसका फॉर्मूला देखना भाई, इंग्लिश में लिख रखा है, आप चाहो तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन जब आपकी बुक ने ही इंग्लिश में लिख रखा है तो आप हिंदी लिखने की क्यों कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। इतनी इंग्लिश कोई कठिन तो है नहीं, जो हम हिंदी में बोल रहे हैं उसी को इंग्लिश में बोल रहे हैं। देखो क्या बोला आपने ऊपर, ईएसपी बराबर क्या है? विनिमय सोडियम प्रतिशतता, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है ना। विनिमय को क्या बोला? एक्सचेंजेबल। इसको थोड़ा दूसरा ब्रश ले लेते हैं, एक्सचेंजेबल, अरे यही आ गया क्या, एक सेकेंड, हाँ देखो, एक्सचेंजेबल, और एस से क्या हो गया? सोडियम, और पी से क्या हो गया? परसेंटेज। तो क्या हो गया? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता, ठीक है। दूसरी बात हमने किसके की? दूसरी बात करते हैं आप, ऊपर क्या लिख रखा है? एक्सचेंजेबल सोडियम यानी विनिमयशील सोडियम। ऊपर आप क्या लिख सकते हो हिंदी में? विनिमयशील सोडियम। और इसकी जो यूनिट है वो क्या है? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। यूनिट क्या है? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। और नीचे क्या है? धनायन विनिमय क्षमता, शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? सीईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है ना, जिसकी यूनिट क्या है? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो ऊपर भी यूनिट सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, नीचे भी यूनिट सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, और परसेंट निकाल रहे हो तो गुणा किससे कर दोगे? 100 से, ठीक है। तो विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या हुआ? विनिमयशील सोडियम बटा धनायन विनिमय क्षमता गुणा 100 से, और दोनों की यूनिट क्या है? ऊपर भी सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, नीचे भी सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब देखो बात आगे, 2 लाइन और इसने बोल रखी है, उसको भी देख लेते हैं कि जब ईएसपी का मान 15 होता है तब मृदा का पीएच 8.5 होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ईएसपी का मान 15 है तो बताओ मिट्टी का पीएच कितना होगा? तो आप कहोगे कि मिट्टी का जो पीएच है वो कितना होगा? 8.5 होगा, ठीक है। आगे क्या बोला इन्होंने, आगे भी देख लो, उच्च ईएसपी का मान मृदा पीएच को 10 तक बढ़ा देता है। यानी अगर आपके ईएसपी का जो मान है वो 15% से भी ज्यादा हो जाए तो मिट्टी का जो पीएच है वो बढ़कर कहां तक हो जाएगा भाई? मृदा का जो पीएच है वो बढ़कर कहां तक हो जाएगा? 10 तक हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपने क्या पढ़ा भाई? आज के लेक्चर में आपने पढ़ा कि लवणीय मृदा क्या है, क्षारीय मृदा क्या है, और आपकी लवणीय क्षारीय मृदा क्या है, विद्युत चालकता की इकाइयां क्या है वो भी आपने पढ़ा, और विनिमय सोडियम प्रतिशतता क्या है ये भी आपने पढ़ा। अब अगर आपको मैं बोलूं लवणीय मृदा क्या है तो यही याद हो जाना चाहिए। बताओ भाई क्या है? कि विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्ट से आपकी कैसी हो? ज्यादा हो, और जो आपकी विनिमय सोडियम प्रतिशतता वो 15 से कम हो, और जो पीएच के मान है वो 8.5 से कम हो, ठीक है ना। और अगर मैं किसकी बात करूं? क्षारीय मिट्टी की बात करूं तो जो विद्युत चालकता है वो 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्ट से कम हो, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता 15 से ज्यादा हो, पीएच के मान 8.5 से 10 तक हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपको लवणीय क्षारीय मिट्टी की बात करूं तो क्या पढ़ा हमने पढ़ा था कि जो आपके विद्युत चालकता के मान है वो 4 डेसी साइमन मीटर इनवर्ट से कैसे हो? ज्यादा हो, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता 15 से ज्यादा हो, और आपकी जो पीएच के मान है वो भी 8.5 से ज्यादा हो, क्योंकि लवणीय क्षारीय मृदा में तीनों के मान कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको पूछा था कि विद्युत चालकता को किस में नापते हैं? डेसी साइमन मीटर इनवर्स, जिसकी आपकी यूनिट पूछ ले कि क्या होता है तो आप बताओगे मिली महोज मीटर इनवर्स के बराबर होता है 1 डेसी साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। ये सारी हमने बात कर ली थी, ठीक है भाई। विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता भी हमने पढ़ लिया, और इससे आने वाले लेक्चर में आप क्या पढ़ोगे? इससे आने वाले लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे भाई लवणीय क्षारीय मृदा जो 2 टाइप
टाइप की हैं, जिसको किसने बांटा? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा ने जिसको क्लासिफाइड किया, इसको हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर से एग्जाम में आपको मस्ट क्वेश्चन मिलेगा, खासकर अच्छे से आज के लेक्चर को आप पढ़िए, याद रखिए चीजों को जो भी आपको बताया, ठीक है। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।